नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं जाने माने पेंटर, चित्रकार श्री अखिलेश। आपका बहुत बहुत स्वागत है अखिलेश जी हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। अखिलेश जी की पैदाइश इंदौर की है और दुनिया की शायद ही कोई मशहूर जगह हो जहां आपकी पेंटिंग नहीं हो, चाहे दूतावास हो, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हो, जेएनयू हो, कोई भी संस्था, जानी मानी संस्था जहां आपकी पेंटिंग ना हो। आपने 22 साल तक भोपाल के भारत भवन में कला दीर्घा में काम किया और इंदौर एक चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के सिलसिले में आए, तब हमारे स्टूडियो में आने का समय आपने निकाला। आपका बहुत बहुत स्वागत है अखिलेश जी। आपकी कला यात्रा के बारे में शुरुआत करना चाहते हैं यहीं से। आपने 3,000 रुपए की नौकरी छोड़कर 500 रुपए की नौकरी भोपाल में ज्वाइन की। बेंगलोर की 3,000 रुपए की नौकरी छोड़ी सन 82 में, जब 3,000 रुपए बहुत बड़ी राशि हुआ करती थी। तो ये क्या पागलपन था? ये पागलपन नहीं कहना चाहिए, ये मेरा अपनी पसंद थी जिसमें मैं चित्रकला की दुनिया में रहना चाहता था। और वो जो दुनिया थी वो है एक तरह से तो चित्रकला की ही थी, मगर अलंकरण में उसमें ज़्यादा काम काज था। वो एक मिल थी और जहाँ पर तरह तरह की ड्रेस मटेरियल, चादर वगैरह छपा करती थी। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था जो आप चित्रकला से लगातार अपने संबंध बनाए रखें, इसलिए मैंने वो नौकरी छोड़ करके भारत भवन ज्वाइन करना पसंद किया। भारत भवन ज्वाइन करने के पीछे और कोई लक्ष्य था और कोई शक्ति थी जिसने आपको प्रेरित किया? भारत भवन ज्वाइन करने के पीछे स्वामीनाथन, मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा हाथ था उनका, और वे चाहते थे कि मैं भारत भवन आकर के वहाँ पर काम करूं और मध्य प्रदेश में एक ऐसा माहौल जिसको विकसित करने की चेष्टा कर रहे थे या जिसके शुरुआत थी, उसमें वे चाहते थे कि यहाँ के युवा चित्रकार उसके सहभागी बने। उसमें से मैं भी एक था और उनकी इच्छा थी कि मैं भारत भवन आकर के रूपंकर ज्वाइन करूं। जे स्वामीनाथन के बारे में कुछ बताइए। इतने जाने माने चित्रकार, इतनी जानी मानी हस्ती, शख्सियत जो भोपाल में रही और उनका सानिध्य आपको मिला, तो कैसी राजनीति होती थी उन दिनों? राजनीति होती थी क्या भारत भवन में? भारत भवन कलाओं का घर था और उस घर को बनाने के लिए जो लोग उसमें सक्रिय थे वे अशोक वाजपेयी, जगदीश स्वामीनाथन, बाबा कारंत, चार्ल्स कोरिया, कुमार गंधर्व, हबीब तनवीर, मकबूल फिदा हुसैन, मणि कौल, ऐसे सारे तमाम श्रेष्ठ कलाकार विभिन्न विधाओं के अपने अपने ढंग से इस जगह को बनाने में लगातार सक्रिय थे। जहाँ पर जिया फरुद्दीन डागर भी थे तो जिया मोइनुद्दीन डागर भी आया करते थे, पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर हों या रविशंकर हों, या आप किसी का भी नाम लें, हिंदुस्तान के किसी भी बड़े कलाकार का नाम लें, वो वहाँ था। नाटक में अगर पीटर ब्रुक आते थे तो फ्रिट्स बेनेविच और जॉन मार्टिन भी वहाँ काम किया करते थे, और श्यामानंद जालान भी हैं तो बादल सरकार भी हैं, के.एम. पणिक्कर को भी आमंत्रित किया जा रहा है। तो वो एक ऐसी अद्वितीय जगह थी जहाँ पर कलाकार केंद्र में था और राजनीति उस केंद्र से बाहर थी। तो ये एक तरह की राजनीति थी जो कलाकारों की राजनीति थी, जिसमें किसी भी राजनीतिज्ञों को कोई जगह नहीं थी। और मेरे ख्याल से उस वक्त जो राजनीतिज्ञ थे उनकी अपनी समझ भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि अर्जुन सिंह, जिन्होंने इसको बनाने के लिए एक तरह का खुला माहौल कलाकारों को उपलब्ध कराया। वो असंभव है। ये भारत भवन बनने के बाद भारत भवन कैसे बन सकता है इसकी स्टडी करने के लिए अलग अलग प्रदेशों से बहुत सारे लोग आया करते थे, एक्सपर्ट आया करते थे, और जिन्हें उनके प्रदेश के मुख्यमंत्री भेजा करते थे। और किंतु किसी भी प्रदेश में भारत भवन नहीं बन सका। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत भवन का उद्घाटन किया था, तब उन्होंने कहा था कि भोपाल देश की सांस्कृतिक राजधानी है, लेकिन धीरे धीरे वो
ओहदा भोपाल से छिनता चला गया, ऐसा लगता है कि अब भोपाल राजधानी नहीं बचा, संस्कृति की राजधानी। हाँ, मेरे ख्याल से भोपाल में सांस्कृतिक गतिविधियां बहुत बढ़ गई, किंतु उनका स्तर अब उस तरह का नहीं दिखाई देता है जैसा कि एक ज़माने में या भारत भवन के शुरुआती 8 या 10 सालों के दौरान रहा था। वे 8-10 साल जो हैं मेरे ख्याल से किसी भी प्रदेश के लिए या किसी भी देश के लिए गौरव के साल हो सकते हैं, क्योंकि उस वक्त वो सब जो कुछ भी कला में रचनात्मकता के नाम से जाना पहचाना जाता था वो भारत भवन में हो रहा था, और ऐसी कोई जगह देश में उपलब्ध नहीं थी। इस तरह से भोपाल कला की राजधानी के रूप में उसकी पहचान बहुत तेजी से उभरी, जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने सोचा था। किंतु अब जो है परिदृश्य बिल्कुल बदल गया है। भारत भवन बनने से एक ये लाभ मध्य प्रदेश के कलाकारों को जरूर मिला कि उनके पास देश भर के कलाकारों से सीधे संबंध बनने का मौका था, और जो बना। और अब बहुत सारे युवा कलाकार जो हैं लगातार रच रहे हैं, किंतु उसके स्तर के प्रति उनकी कोई सोच या समझ नहीं है, कोई उसमें विचार नज़र नहीं आता है। तो अब हम देखें तो धीरे धीरे एक तरह का रचनात्मक पतन या गिराव दिखाई देता है, साफ साफ दिखाई देता है। भारत भवन एक ऐसी जगह थी जहां जाने में हर कलाकार, चाहे वो चित्रकार हो, चाहे रंगकर्मी हो, कोई भी विधा का हो, संगीतकार हो, वो बड़ा फख्र महसूस करता था कि मुझे भारत भवन में बुलाया गया, भारत भवन में बुलाया गया, भारत भवन में मैं अपना कार्यक्रम दे रहा हूं। लेकिन अब वो एक महान संस्था की गरिमा खत्म होती जा रही, ये पतन क्यों हो गया, क्या कारण है? इसमें एक बड़ा कारण तो ये है जो मुझे दिखाई देता है कि मध्य प्रदेश के कलाकारों का जो सक्रिय योगदान उसको बनाने और उसको चलाने और उसको बनाए रखने में होना चाहिए था, वो उस तरह से नहीं मिल पाया। स्वामीनाथन के बाद ऐसा नहीं हो सका कि कोई दूसरा जो निदेशक आया है उसे मध्य प्रदेश के कलाकारों से उतना ही सहयोग मिला हो जितना कि स्वामीनाथन को मिला था, या बाबा को मिला था, या हबीब तनवीर को मिला था। तो ये प्रमुखता तो मैं इसको कलाकारों का ही अवमूल्यन मानूंगा कि वे अपने सोचने समझने में संकीर्ण हुए हैं और भारत भवन को मध्य प्रदेश तक सीमित रखने की चेष्टाएं की जब भी उन्हें मौका मिला और जहां भी उन्हें मौका मिला। किंतु भारत भवन का जो अपना स्तर था वो तो अंतर्राष्ट्रीय था, और इस अंतर्राष्ट्रीय सोच समझ को रखकर उसको उसी बड़े परिप्रेक्ष्य में देख करके चलाने की क्षमता मध्य प्रदेश के कलाकारों में नहीं है। मध्य प्रदेश ब्यूरोक्रेसी का इसमें कोई योगदान नहीं आता है? ब्यूरोक्रेसी तो वहाँ हमेशा सेकेंडरी वो रहेगी, जो आपकी मदद के लिए हो सकती है। अगर आपके पास एक अच्छा विचार है तो वो उसको करने को तैयार हो सकते हैं, किंतु जब आपके पास विचार ही अपने इर्द गिर्द है तब फिर ये मुश्किल होता है कि ब्यूरोक्रेसी भी उसमें कहाँ तक साथ दे। क्या पॉलिटिकल विल भी इसके लिए दोषी? पॉलिटिकल विल और इन सब पर हम अगर देखें, एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो उस तरह का विजन रखने वाला कोई राजनीतिज्ञ उसके बाद तो नहीं आया जैसा कि अर्जुन सिंह का था। ये बात ना तो दिग्विजय सिंह में थी, ना मोतीलाल वोरा में थी, ना उनके बाद के सक्सेसर्स में थी, जो भारत भवन को मोटिवेट कर सकें, बजाय उसके अध्यक्ष बनने के उसकी रचनात्मकता में सहयोग दे सकें। ऐसी समझ रखने वाले राजनीतिज्ञ हमें दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश में नहीं मिले। आपको अपनी रचनात्मकता के लिए कहाँ सही वक्त मिला? बेंगलोर में आपने खूब काम किया, या भोपाल में, या इंदौर में जहाँ पैदा हुए पले बढ़े? मेरे लिए तीनों ही जगह उतनी ही कारगर और उतनी ही सहायक हुई। मैंने कभी भी अपना काम बंद नहीं किया, और मेरे ख्याल से भोपाल में आकर के एक समझ के साथ काम करना
जब मैंने शुरू किया तो भोपाल में मुझे इसके ज़्यादा मौके मिले कि मैं अनेकों चित्रकार से सीधा बात कर सकता था अपने चित्र के ऊपर और उन्हें दिखा सकता था, या उनसे एक तरह की सोच या समझ या प्रेरणा मुझे मिलती थी, जो इंदौर में भी था। मगर इंदौर में मैं उस वक्त एक दूसरे माहौल में था और दूसरी तरह की। आपके पिता भी जाने माने चित्रकार थे, आपके घर पर हुसैन और बड़े बड़े कलाकार आया करते थे, तो कैसा माहौल था उसमें? बहुत ही दिलचस्प हुआ जब मैं भोपाल में 1978 में रजा की प्रदर्शनी देख करके आया, और वो प्रदर्शनी मेरे जीवन की पहली अमूर्तन की प्रदर्शनी थी, और उसमें जो रंगों का उपयोग उन्होंने किया था वे मुझे बहुत ही आकर्षित कर रहे थे। तो मैं उसकी तरह चित्र बनाने की कोशिश करने में अपनी जो रंग की समझ थी उसको भी खो बैठा था, और हमारे घर में आने वाले तमाम चित्रकार जो पिता के मित्र थे उनसे पूछा करता था कि इस लाल रंग को मैं ऐसे कैसे लगाऊं कि वो एक शांत भी रंग की तरह दिखाई दे। तो इन सब चित्रकारों के बड़े अलग अलग जवाब हुआ करते थे, और उसी में हमारे पिता के एक विद्यार्थी थे धवल क्रांत। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा अगर तुम रंगों को समझना चाहते हो तो कुछ दिनों सिर्फ काले रंग में काम करो। और फिर मैंने 10 साल तक सिर्फ काले रंग में काम किया, और ये मेरे ख्याल से ये मौका मुझे मध्य प्रदेश में इंदौर में अपने घर में अपने पिता के चित्रकार होने के कारण मिला, और उन चित्रकार बिरादरी से ही मिला जिनसे मेरा सीधा साबका था। उस 10 साल काले रंग में काम करने के कारण मेरे को रंगों की एक ऐसी समझ मिली। 10 साल तक आपने सिर्फ काले रंगों में? सिर्फ काले रंगों में। ये आप कहिए कि बड़ी सजा देने तो नहीं लगा कि संजय दत्त को अंडा सेल में डाल दिया, ऐसा आपको नहीं लगा? नहीं, ये तो सजा जैसा नहीं था, ये तो एक चैलेंज की तरह था। मेरे लिए एक चुनौती थी कि कैसे मैं एक काले रंग में भी दूसरे रंग का एहसास पा सकूं। और जब मेरे को मध्य प्रदेश शासन का राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला तो वो जिस रेखांकन पे मिला था वो काली स्याही से बना था, किंतु वो एक सफ़ेद कागज की तरह दिखाई देता था। तो इस काले रंग को या इस काले रंग में छुपे हुए सफ़ेद को मैंने जाना। तो एक तरह की ये रचनात्मक उपलब्धि थी मेरे लिए जो सजा से कहीं अलग है। भारत भवन के कोई विलक्षण अनुभव सुनाइए जो आपको यादगार है कि मैंने ये काम किया भारत भवन में, या इस बात के कारण मेरे लिए मेरी जिंदगी बड़ी महत्वपूर्ण हो गई कि मैंने भारत भवन में ये काम किया। आपके चित्रों पर तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि आपके चित्रों के बारे में वेबसाइट पर भरा पड़ा है, आपके चित्र लोग दुनिया भर में कहीं भी जाके देख सकते हैं, लेकिन हम आपके अनुभव जानना चाहेंगे। भारत भवन आने के बाद मेरे साथ जो सबसे अच्छी बात हुई वो ये हुआ कि एक बड़े स्तर पर देश के और विदेश के प्रमुख चित्रकारों से मिलने का और उनसे बात करने का सौभाग्य मिला, जिससे मुझे बहुत सारी तरह की सूझ दिखाई देना शुरू हुई, और इन्हीं के कारण मैं अपने जीवन में वो सब कुछ कर सका जो एक शायद चित्रकार के करने की इच्छा होती है। एक चित्रकार के मन में दबी भी एक इच्छा होती है कि ये सब चीज़ें कर सकना चाहिए। तो ऐसे वक्त में एक सफदर हाशमी की हत्या के बाद जब सहमत बना और उसके लिए फंड रेजिंग के लिए एक चित्रकला की प्रदर्शनी आयोजित की जा रही थी दिल्ली में, जिसमें विवान सुंदरम ने मुझे भी आमंत्रित किया था, और उसके लिए मैंने एक चित्र बनाया था जो दुष्यंत कुमार की 2 कविता पंक्तियों पर आधारित था। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के तले। ये जो एक लंबे समय बाद मैं रंगों में काम कर रहा था, और इसमें ये एक बहुत बड़ा चित्र था, और इतना बड़ा चित्र किसी भी चित्रकार ने उस प्रदर्शनी के लिए नहीं दिया था। और इस चित्र के लिए प्रेरणा मुझे हमारे मिनिएचर पेंटिंग से मिली थी, जिसमें एक मिनिएचर है जहाँ पूरा एक जंगल है जो हरे रंग से बना हुआ है,
और उसमें लाल रंग के फूल खिले हुए हैं और उसमें हरे रंग के तोते भी बैठे हैं जिन्हें बामुश्किल तमाम आप देख सकते हैं। तो ये मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था, एक चुनौती थी, जहाँ पर मैंने इन दो विपरीत रंगों को बेहतर ढंग से लगाने का तरीका जाना, और ये शायद 10 साल काले रंग में काम करने के कारण ही हुआ। आज के दौर में कई पेंटर ऐसे जिन्हें सेलिब्रिटी स्टेटस प्राप्त है, जो बड़े, इसके हुसैन ने शायद इसकी शुरुआत की थी। आपकी राय में कौन कौन सा सेलिब्रिटी पेंटर है इस देश में और क्यों वे याद रखे जाने चाहिए? भारतीय चित्रकला जगत को यदि हम देखें तो उसमें आज़ादी के बाद जो शुरुआती पहले 11 चित्रकार हैं, उन्होंने अभी तक समकालीन चित्रकला जगत का काफ़ी बड़ा हिस्सा संभाला हुआ है, और उसमें सेलिब्रिटी का स्टेटस भी उन्हीं लोगों के प्रयत्न से, खास तौर पे स्वामीनाथन और हुसैन, इन लोगों ने दो तरह की इमेज कलाकार की जनता तक पहुंचाई। अगर हुसैन एक सक्रिय रूप से लगातार चित्र बनाने वाले कलाकार थे, तो स्वामीनाथन की चिंतन की गहराई ने उसे वो जगह दी जो एक कलाकार की समाज में होनी चाहिए। तो इन दो के कारण बहुत सारे अनेक दूसरे चित्रकार भी, जिसमें के.जी. सुब्रमण्यम हैं, सैयद हैदर रजा हैं, गायतोंडे हैं, राम कुमार हैं, कृष्ण खन्ना है, तैयब मेहता हैं, अंबादास हैं, राजेंद्र धवन हैं, नटवर भावसार हैं। ऐसे तो बहुत मतलब एंडलेसली हम देखते हैं कि लगातार वे अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, और लगातार वो कुछ ऐसा नया रच रहे हैं जिसमें दर्शकों की और समाज की स्वीकृति उन्हें तत्काल ही मिलती है। इंदौर के कला परिदृश्य को आप कैसे आंकते हैं आज की तारीख में? आपका होम टाउन है, हुसैन का शहर है, राहत इंदौरी साहब भी पेंटर हुआ करते थे कभी। ये बहुत दिलचस्प है। मैं अभी बहुत सारे जगह घूमता रहा हूँ, बहुत सारी जगह प्रदर्शनी भी हुई। अभी हाल ही में फ्रांस में मेरी 2 प्रदर्शनियाँ ख़त्म हुई हैं, बल्कि 3 ख़त्म हुई हैं। किंतु यूरोप में या अमेरिका में उस तरह से काम करने वाले चित्रकार नज़र नहीं आते हैं जितना ज़्यादा काम हिंदुस्तान में कर रहे हैं। और हिंदुस्तान से अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में ज़्यादा काम हो रहा है, और मध्य प्रदेश में अगर हम और बारीक उसमें जाएं तो इंदौर में बहुत अच्छा काम करने वाले बहुत सारे युवा कलाकार लगातार कुछ ऐसा रच रहे हैं जिसको निश्चित ही देश में और विदेश में उतनी ही लोकप्रियता हासिल होगी। ये सब मुझे लगता है कि भारत भवन बनने के कारण हुआ है, जहाँ से इन लोगों को भी वो प्रेरणा प्राप्त होती है जो हम लोगों को मिली, और जहाँ पर इन लोगों को भी वो सारी सुविधाएं मिलती रही हैं जो हम लोगों को मिली एक चित्रकार के लिए जो ज़रूरी थी। तो इंदौर में इन दिनों बहुत सारे युवा चित्रकार बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और उसे अगर एक ठीक दिशा में रखा जा सके या एक ठीक परिप्रेक्ष्य में देखा जा सके तो निश्चित ही ये चित्रकार कुछ ना कुछ ऐसा। किनसे आप बहुत प्रभावित हैं? आपको लगता है कि इंदौर के ये युवा पेंटर आगे जाकर बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं? आशीष तिवारी एक हैं, शबनम शाह हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आपका नाम लेना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जब ये प्रोग्राम देखेंगे तो उन्हें निश्चित ही प्रेरणा मिलेगी। जिनका नाम नहीं है शायद वो और अच्छा काम करेंगे, उनका नाम भी अगली बार आप। हाँ, क्यों नहीं, मतलब उसमें इसने एक बहुत लंबी सूची में कह दे सकता हूँ जो इंदौर के युवा कलाकार हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रफीक शाह हैं उसमें, नागेश शर्मा हैं उसमें, अवधेश यादव हैं उसमें, ऐसे हम देखें तो राजेश पाटिल हैं, और अनेकों स्कल्पटर्स भी जो हैं जिसमें प्रकाश पाटीदार हैं जो बहुत ही खूबसूरत काम कर रहे हैं। हम देखना चाहें तो उसमें शशि भारती हैं, उसमें सतीश पिसारे हैं, देयर आर मेनी आर्टिस्ट जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लोग कहते हैं कलाकारों के बीच बहुत पॉलिटिक्स होती है, क्या सही बात है? मेरे ख्याल से जो अतकचरे कलाकार हैं उनके बीच जरूर पॉलिटिक्स होती है, क्योंकि जो कलाकार है वो तो इन सब बातों से परे अपना काम कर रहा होता है, और ये वो कलाकार हो सकते हैं जो प्रतिभाहीन हैं, जिनके भीतर
कला के प्रति कोई समझ नहीं है, तो वे निश्चित ही एक दूसरा रास्ता चुनते हैं जो राजनीति की तरफ उन्हें ले जाता है। अगर वो सचमुच कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें कला छोड़ करके राजनीति में कूदना चाहिए, किंतु वो हिम्मत भी उनमें नहीं है। तो वहाँ भी एक तरह की मीडियोकर अप्रोच है, और यहाँ भी हम देखते हैं कि ललित कला एकेडमी जैसी संस्थाओं को इसी तरह के अतकचरे कलाकारों ने अपने कब्जे में कर रखा है, और उसका पूरा का पूरा बजट जो है ऐसे लोगों की जेब में जाता है। कला के लिए उसमें वे पिछले 40 साल में कुछ भी नहीं कर पाए। लोग बार बार कहते हैं कि साहित्य, कला, ये सब चीजें हाशिए पर चली जा रही है। ऐसा लगता है कि मुख्य धारा में आ रही हैं? मुझे लगता है कि ये सब कलाएं जितनी भी हैं वो हाशिए की हैं। हमारे यहाँ पर 3 तरह के कर्म माने जाते हैं। एक नित्य कर्म है जो हम सब लोग करते हैं, एक नैमित्तिक कर्म है जो हम किसी टीचर होने के कारण पढ़ा रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं जिस किसी के निमित्त से जी, और तीसरा कर्म काम्य कर्म है जो बगैर किसी प्रयोजन के किया जाना है, और इसमें ये सारी कलाएं हैं। तो जब इसका कोई प्रयोजन पहले से ही नहीं निर्धारित है, तब इसका हाशिए पे होना अपने आप ही इसको मुकम्मल करता है। किंतु यही कलाएं हैं जो इस समाज की संस्कृति और इस देश की सभ्यता का निर्माण करते हैं। तो उसका असर हो सकता है वो 100 साल बाद होने वाला हो या 50 साल बाद होने वाला हो। ये उस तरह की राजनीति नहीं है जहाँ पर तत्काल प्रभाव से ही आपको उसके असर दिखना शुरू होते हैं। यहाँ पर किसी ने कुछ रचा, शायद कई सालों तक किसी के सामने ना आए। जैसे अब हम देखते हैं वैन गॉग आज से 150 साल पहले जिनके चित्रों को लगातार रिजेक्ट करा, उसी समाज ने जो उसी नीदरलैंड में और हॉलैंड में और यूरोप में रहता है, अब वही वैन गॉग जो है परंपरा का निर्धारण करने वाले एक कलाकार की तरह देखे जाते हैं। इस 150 साल बाद हमारे समाज को ये समझ में आता है कि दरअसल वो क्या कर रहा था। तो एक तरह से कलाएं, सारी कलाएं अपने वर्तमान में हाशिए पर हैं और अपने भविष्य में वे समाज के केंद्र को निर्धारित करती हैं। लोग कह रहे हैं कि महानगरों में आजकल आर्ट गैलरियों की बहुत ज़्यादा दादागिरी हो गई है, एकाधिकार हो गया है, और वो कलाकारों को प्रमोट करने के बजाय अपने बिजनेस के प्रमोशन में लगे। हाँ, मेरे ख्याल से हमेशा से ये होता रहा है। जो दीर्घाएं हैं, जो इस तरह की कमर्शियल गैलरीज हैं, वे तो अपने पैसे के लिए ही वो उसको चला रहे हैं। और दुर्भाग्य से हाँ, 1947 में जब हम आज़ादी प्राप्त करते हैं, उसके बाद से कला का जो स्वरूप है वो तो अंतर्राष्ट्रीय समकालीन कला के नज़दीक पहुंच गया स्वरूप है, जिसमें अनीश कपूर जैसे कलाकार भी मौजूद हैं, और उसमें ऐसे भी लोग काम कर रहे हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक योगदान दिया। हिंदुस्तान में इस बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है कि इस कला को सपोर्ट करने के लिए जो चीज़ें जरूरी हैं, जिसमें एक दीर्घा है और एक कला आलोचक है, ये दोनों नदारद हैं सिरे से। तो जो दीर्घा चला रहे हैं हमारे देश में, अगर उनसे हम पूछें कि हुसैन साहब के काम के बारे में आप 10 लाइन कहिए, तो वो शायद नहीं कह पाएंगे, जिसको बेचने से वो हजारों रुपए या लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो एक तरह का इंडिफरेंस साफ दिखाई देता है, और उनका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है, उसमें से कुछ लौटाना नहीं है। यानी दुष्यंत कुमार की बात सही कि दुकानदार तुम मेले में लूट गए यारो, तमाशबीन दुकान लगा के बैठ गए। अखिलेश जी, आप हमारे आग्रह पर हमारे स्टूडियो पधारे, आपने व्यस्त समय में से हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं। YouTube का URL स्क्रीन पर नीचे दिया गया है। नमस्कार।